हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्रीकल्चर डॉक्टर्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम जेईटी 2014 का जो एग्रीकल्चर का पेपर है उसके सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 2 अनुपात 1 प्रकार का क्ले मिनरल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा केओलिनाइट। केओलिनाइट जैसे कि आप सभी जानते हो 1 अनुपात 1 प्रकार का सिलिकेट क्ले मिनरल है जो अपने रेड एवं लेटेराइट मृदा के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व को आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जोड़ा गया है? तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है, पौधे के लिए वृद्धि एवं विकास के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें जो निकिल है ये सबसे अंतिम अर्थात 17वां आवश्यक पोषक तत्व है, जिसे रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1987 में खोजा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा निकिल होगा। इसके अलावा इसमें बाकी की जो ऑप्शन है सिलिकॉन, क्रोमियम, सेलेनियम, इसमें से सिलिकॉन तथा सेलेनियम ये दोनों बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है। जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ये संख्या में 4 होते हैं। इसमें वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एवं सोडियम को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस मृदा में बड़े पोर स्पेस पाए जाते हैं? तो निम्न में से बड़े पोर स्पेस है वो बलुई मृदा में देखने को मिलते हैं। जैसे किसी मृदा की पार्टिकल साइज जितने ज़्यादा बड़े होंगे, नंबर ऑफ पोर्स हैं यानी कि पोर स्पेस की जो संख्या है वो उतनी ही कम होती है। बलुई मृदा में मैक्रो पोर स्पेस देखने को मिलते हैं, क्ले के अंदर माइक्रो पोर स्पेस देखने को मिलते हैं। सबसे अधिक अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल कौन सा है? तो राइट आंसर होगा क्वार्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटास का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसमें अपने जो फ्लाई एस है ये पोटास का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट, बेसिक स्लग, बोन मीन ये तीनों अपने फॉस्फोरस के अच्छे सोर्स हैं। रॉक फॉस्फेट का उपयोग अम्लीय मृदा का उपचार करने में भी किया जाता है। क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाने वाला मृदा ऑर्डर कौन सा है? तो इसमें भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो मृदा ऑर्डर है, सोइल ऑर्डर है, ये अपने इंसेप्टिसोल है। टोटल जो सोइल ऑर्डर होते हैं 12 होते हैं। इसकी ट्रिक है ए वागामी हाउस। करण 3 किसकी फसल है? किस किस फसल की किस्म है करण 3 जो की किस्म है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी जवार की किस्म है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, RGC 936। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल के चारे में आरंभिक अवस्था में HCN अधिक होता है? तो अपने ज्वार की जो फसल होती है उसमें HCN एक विषैला टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसको खाने पर पशु की मृत्यु भी हो जाती है। DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन 18% और जो फॉस्फेट की जो मात्रा होती है वो 46 या फिर 48% देखने को मिलती है। बीकानेर क्षेत्र किस जोन में आता है? देखिए दोस्तों, अपन एग्रो क्लाइमेट जोन की बात करें तो राजस्थान को 10 एग्रो क्लाइमेट जोन में डिवाइड किया गया है और भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। तो अपने जो बीकानेर जो संभाग है ये अपने फर्स्ट सी जो पश्चिमी शुष्क जो क्षेत्र है उसके अंदर शामिल किया गया है। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी को 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष भी घोषित किया गया था और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। प्रोसेपिस सिनेरेरिया इसका साइंटिफिक नेम होता है। और खेजड़ी की वृक्ष से अपने को सांगरी प्राप्त होती है और सांगरी को अभी 2025 के अंदर जीआई टैग भी दिया गया है। कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन होता है उसको पेड़ पौधे नाइट्रेट अर्थात NO3- के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ पौधे होते हैं इसको अमोनियम के रूप में भी ग्रहण करते हैं जिनको अमोनीफिलिक प्लांट कहा जाता है। इसमें गन्ना, चाय, धान, आलू इन सभी क्रॉप को शामिल किया गया है। तो नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसको पौधे हम धनायन तथा ऋणायन दोनों के रूप में ग्रहण करते हैं। मुख्य रूप से नाइट्रेट, वैसे दोनों के रूप में इसको ग्रहण किया जाता है। तो राइट आंसर होगा अपने ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम एवं नाइट्रेट के रूप में। अमाइड उर्वरक कौन सा है? निम्न में से अमाइड उर्वरक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी अपने राइट आंसर होगा यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46%, कार्बन 20% होता है। एक प्रकार का एक कार्बनिक उर्वरक है तथा यूरिया का लगातार प्रयोग करने पर मिट्टी के अंदर जो सोइल का जो पीएच होता है वो डाउन चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखो, मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान के अंदर किया जाता है जिसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है।
एग्रोमेट्रोलॉजी के जो जनक हैं वो अपने विश्व के अंदर डी एन वालिया। भारत की बात करते हैं तो इसमें एल ए रामदास को मौसम विज्ञान का जनक कहा जाता है। अधिग्रहण कौन करता है? देखिए दोस्तों, जितने भी अपने लेग्यूम जो क्रॉप होती है उनकी जड़ों के अंदर एक राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल के अंदर उपस्थित नाइट्रोजन को पेड़ पौधे को प्राप्त करवाता है तथा ये मृदा में स्तरीकरण करने का कार्य करते हैं। तो राइट आंसर होगा अपने राइजोबियम, जो दलहनी पादपों की जड़ों के अंदर गांठें बनाकर रहते हैं। ओरोबंकी एक प्रकार का खरपतवार है जो अपने सोलेनेसी फसलों के साथ तथा सरसों की क्रॉप के अंदर देखने को मिलता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मुख्य रूप से जो मॉइस्चर होती है, नमी की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। गेहूं की बुआई के लिए जो उपयुक्त तापमान है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर नमी कितनी कब मापी जाती है? फील्ड कैपेसिटी का मतलब होता है आपके, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका फील्ड है, उसके अंदर आपने इरिगेशन दे दिए, तो इरिगेशन अर्थात सिंचाई के बाद मिट्टी की फील्ड की कितनी कैपेसिटी है कि वाटर को नीचे वाले संस्तरों के अंदर जाने के बाद कितना क्या अमाउंट आपके फील्ड के अंदर बचा हुआ है। तो मुख्य रूप से सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद इसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग में ली जाती है? मुख्य रूप से बात करें, गेहूं, लहसुन, ढेंचा और धान, इनमें से मुख्य रूप से ढेंचा जो है, ढेंचा की क्रॉप को हरी खाद के लिए उपयोग में लिया जाता है। मुख्य रूप से लेग्यूमिनेसी जो कुल की जो फसलें होती हैं उनको हरी खाद के रूप में काम में लिया जाता है, जिससे मृदा की जो उर्वरक क्षमता होती है वो बढ़ती है। ढैंचा का नाम सस्पेनिया रोस्ट्राटा है। जो रोस्ट्राटा स्पीसीज है ये तना तथा जड़ दोनों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। गाजर किस परिवार से संबंधित है? गाजर अपने कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है। एयरिंग किससे संबंधित है? एयरिंग मुख्य रूप से गन्ने के अंदर जो फूल आने की जो प्रक्रिया होती है उसको एयरिंग कहा जाता है। मक्का के अंदर टेसलिंग मतलब मेल फ्लावर का आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु शक्ति किसके कितने अणु शक्ति के बराबर होती है? ये अपने एक परमाणु का मतलब है कि 1 मैन, ये अपने 0.1 हॉर्स पावर के बराबर होती है। एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। इसी के साथ बात करते हैं वायु दाब। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको मापा जाता है तथा जो वायु की दिशा है इसको विंड वेन के द्वारा मेजर किया जाता है। खेत में जल उपयोग क्षमता, वाटर यूज इफिशियंसी की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो अपने जो आर्थिक जो उपज आती है, इकोनॉमिक यील्ड, इसमें जब अपन जल उपयोग का भाग देते हैं या डिवाइड किया जाता है तो अपने जल उपयोग क्षमता का गणना की जा सकती है। SRI तकनीक, इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये अपने धान की फसल में नर्सरी तैयार करने की एक विधि है जिसको मेडागास्कर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। फूल गोभी में मोलिबेलिडिनम की कमी से कौन सी विकृति होती है? देखिए दोस्तों, अपने जो मोलिबेलिडिनम है ये अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट है। इसकी जो कंसंट्रेशन है ये अपने 1 ppb अर्थात पार्ट्स पर बिलियन से भी कम की मात्रा अपने को प्लांट को रिक्वायर्ड होती है। इसकी जो डिस्कवरी है ये निकोलस ने 1963 में डिस्कवर किया था। तो बात करते हैं फूल गोभी में मोलिबेलिडिनम की डिफिशियंसी से विप्टल बीमारी देखने को मिलती है। एक प्रकार के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। भारत में मुख्य रूप से 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन तथा 131 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, जबकि राजस्थान की बात करें, राजस्थान को 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। टमाटर में लाल रंग मुख्य रूप से लाइकोपिन जो पिगमेंट होता है उसके कारण देखने को मिलता है। जितने भी प्लांट्स होते हैं, यदि कोई भी फ्रूट आप देखते हो, वेजिटेबल देखते हो, यदि येलो कलर से रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो वहाँ पे कैरोटीन आएगा, और बैंगनी या फिर पर्पल कलर की बात करते हो तो वहाँ एंथोसाइनिन। धान, गेहूं, मूंग फसल चक्र की चक्रीय तीव्रता अर्थात फसल चक्र की गणना करवा रहा है। फसल सघनता जिसको कहा जाता है ये अपने 300% होगी। 300% इसलिए होगी क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ क्रॉप अपॉन जो फसल चक्र के अंदर जो ईयर होती है उसका भाग देते हैं। तो धान, गेहूं, मूंग ये अपने नंबर ऑफ क्रॉप 3 हो गई, तो 3/1, क्योंकि एक ही साल एक ही सीजन की ये क्रॉप है, इस वजह से।
निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की है? मुख्य रूप से जो मुर्रा जो नस्ल है, जिसके सींग जलेबी आकार के होते हैं, मुर्रा नस्ल अपने भैंस की है। बाकी थार पारकर, कांकरेज और राठी ये तीनों गाय की नस्ल है। किस जानवर के मांस को बीफ कहा जाता है? गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अपने राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना 1959 के अंदर की गई थी। बलुई दोमट मृदा में किस पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है? सीधी सी बात है, बलुई दोमट में मुख्य रूप से बालू का जो अंश होगा 80 से 100% देखने को मिलता है। कौन सा वृक्ष पाले के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है? तो खजूर, अनार और खेजड़ी, इनके ऊपर पाले का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। अपने जो आंवला होता है उसके अंदर पाले के प्रति काफ़ी अत्यधिक संवेदनशील क्रॉप है। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे अपन ने पिछले अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो कॉन्सेप्ट है निकोलस ने 1963 में दिया था। इसमें मुख्य रूप से मोलिब्डेनम को शामिल किया गया है और इसकी जो कंसंट्रेशन है ये 1 ppb अर्थात 1 पार्ट्स पर बिलियन से कम होती है। धन्यवाद दोस्तों, ये अपने जेईटी 2014 का जो पेपर था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।